हेलो, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग अपना सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो एपिथेलियल टिश्यू का पढ़ रहे थे वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग इस लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, सेल जंक्शन, उसको खत्म करते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग अपने दूसरे टाइप का टिश्यू, नर्वस टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, देखियो नर्वस टिश्यू का जो बेसिक्स है ना, वो हम लोग इस अभी कर रहे हैं ताकि आपको टिश्यू वाले से जो नर्वस टिश्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है टिश्यू चैप्टर में वो बन जाए। इस चैप्टर का जो डिटेल है वो तो आपको करना ही है। 11th क्लास में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, उसमें तो ये चीज दोबारा से पढ़ना है, तो वो चीज हम लोग वहां पे फिर से करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग नर्वस टिश्यू में जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन, थोड़ा मोड़ा न्यूरोग्लिया के बारे में वो समझते हैं इस लेक्चर में नर्वस टिश्यू में, और मिलते हैं लेक्चर के बाद। आगे पढ़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम के बारे में। स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम। चलो तुम लोग बताओ, हमारे शरीर में कितने सारे सेंस ऑर्गन हैं? सेंस ऑर्गन्स कितने हैं? 5। कौन कौन से? आई, ईयर, आजा आजा, आई, ईयर, नोज और स्किन और टंग। टंग, ये है ना 5 सेंस ऑर्गन। यानी सुनना, देखना, स्वाद लेना, महसूस करना, और एक कौन सा हुआ? स्किन तो महसूस करना हो गया ना, देखना हो गया, सुनना, सूंघना, सूंघना, है ना? 5 टाइप का। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन है, ये 5 सेंस ऑर्गन में कुछ ये जो एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं जितना टाइप्स का, कुछ हल्का ना मॉडिफिकेशन हो जाता है इसमें। वो मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसी के कारण वो लोग ना एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियम बना ले रहे हैं। उस एपिथेलियम को हम लोग नाम देते हैं न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। सर ये क्या होता है सर? देखिए क्या होता है। लॉन्ग ब्रॉड, देखिए इधर लॉन्ग सेल्स है। लॉन्ग स्लेंडर लाइक जो सेल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलमनार सेल बोलते हैं ना जी। तो कॉलमनार सेल्स रहते हैं। कॉलमनार सेल्स के बीच बीच में, कॉलमनार सेल्स के बीच बीच में नर्व फाइबर्स का एक गुच्छा ऐसे करके निकलता है। इसी को बोलते हैं न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। सर नर्व फाइबर्स का क्या गुच्छा निकलता है? तो देखिए ऊपर में ये जो जो इसका पार्ट है, वो जो सेंसरी ऑर्गन है जहां उसका पार्ट है, वहां से ये सिग्नल्स को रिसीव करता है। ये जो छोटा छोटा है ना, यहाँ से ये सिग्नल्स को रिसीव करता है, रिसीव सिग्नल्स। ठीक है। और उसके बाद ये एपिथेलियम टिश्यू के बीच बीच से होते हुए जाता है, और यहाँ फाइनली जहाँ एंड हो जाता है वहां से नर्व फाइबर निकलता है। वहां से नर्व फाइबर निकलता है सबका, और वो जाके खुलता है तुम्हारे सीएनएस में। सीएनएस में, सीएनएस मतलब सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है सर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सीएनएस में जाके खुलता है जिसमें आता है अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है सर। अब स्पाइनल कॉर्ड, अब एक चीज आपको हम यहीं पे याद करवा देते हैं। जो नर्व फाइबर सीएनएस में सिग्नल को लेके आया, सीएनएस में सिग्नल को लेके आया, सिग्नल को लेके आया, आने वाले को बोले एफरेंट।
एफरेंट नर्व फाइबर। क्या बोले? ये जो एफरेंट आने वाला शुरू होता है ना ए से, तो इसे याद रहेगा एफरेंट, ठीक है, एफरेंट नर्व। और जो सीएनएस से वापस से सिग्नल को लेके गया उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, उसको हम लोग बोले इफरेंट। जो सीएनएस से निकला, एग्जिट किया, सीएनएस से एग्जिट किया, उसको हम लोग बोले इफरेंट। ठीक, इफरेंट नर्व। और एक चीज आपको और याद रखना, मेरी तरह, मेरी तरह एजमी याद रखोगे ना जी, एजमी, मेरी तरह, ठीक है, बस इतना याद रखना, एजमी। एफरेंट नर्व फाइबर जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी। ये कंफ्यूजन होता है ना कि सर सेंसरी कौन सा था, मोटर कौन सा था। और जो इफरेंट नर्व फाइबर होता है जो एग्जिट करके जाता है, इफरेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं मोटर। बोलते हैं ना मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। अब कंफ्यूजन नहीं होगा ना। जो हम फिर से बोल रहे हैं, क्या होगा, यहाँ पे स्पेशल टाइप का एपिथेलियम होगा जिसमें लॉन्ग टॉल स्लेंडर लाइक सेल्स होगा, उसमें नर्व फाइबर्स वगैरह ऐसे करके निकला हुआ रहेगा, और वो यहाँ पे उसका टॉप पॉइंट पे सिग्नल्स को रिसीव करेगा, और वो रिसीव करके फिर आगे ये सीएनएस की तरफ बढ़ाएगा। जो सीएनएस में सिग्नल को लेके आया, जो सीएनएस में सिग्नल को लेके आया, आने वाले को बोले एफरेंट नर्व, एफरेंट नर्व। और जो सीएनएस से फिर सिग्नल को लेके गया उसको हम लोग बोले इफरेंट नर्व। ठीक है, और आपको याद रखना मेरी तरह एजमी, ए फॉर एफरेंट नर्व फाइबर जो होता है उसी का दूसरा नाम है सेंसरी नर्व फाइबर। और जो इफरेंट नर्व फाइबर जो सीएनएस से सिग्नल को लेके गया, एग्जिट किया, उसी का दूसरा नाम होता है मोटर नर्व फाइबर। अरे समझ आया? हाँ कि ना बोल, समझ आया? ठीक है। अब देखिए, जितना सारा भी सेंस ऑर्गन है, जितना सारा भी सेंस ऑर्गन है, उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे कि आपका सबसे पहले बात करते हैं जीभ के बारे में। जीभ के ऊपर क्या है? टेस्ट बड। क्या है? टेस्ट बड। तो टेस्ट बड में एनसीईआरटी में याद करो, डाइजेशन में हल्का फुल्का एक लाइन लिखा हुआ है जिसमें टेस्ट बड सिग्नल्स को रिसीव करता है और उसके बाद वो ब्रेन में लेके जाता है। अरे समझ है ना? तो टेस्ट बड्स के ऊपर ऐसे ऐसे करके नर्व्स निकला रहता है, वो टेस्ट को रिसीव किया, उसके बाद वो तुम्हारे जीव के होते हुए गया नर्व फाइबर, कौन सा नर्व फाइबर? एफरेंट नर्व फाइबर लेके उसको ब्रेन के पास गया। ब्रेन को वो स्वाद आया, अच्छा तीखा है, अच्छा तीखा है, तो अभी ब्रेन समझ गया तीखा है, तो ब्रेन अब सिग्नल भेजेगा ना जी जीव को, तब ना तुमको पता चलेगा। तो फिर इफरेंट उसको स्वाद दिया, तब तुमको पता चला आह तीखा है। अरे समझ आया? ठीक है, तो ये पूरा चलते रहता है। वैसे ही जब आप सूंघते हो, कोई परफ्यूम मार के आया, हा क्या स्वाद, सुगंध है, ठीक है, तो उसका जो अंदर का यहाँ पे नाक में जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्निडेरियन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? स्निडेरियन मेम्ब्रेन। स्निडेरियन मेम्ब्रेन भी इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। सुंदर परफ्यूम आया, सुंदर सुगंध आया, उसको एकदम क्या करेगा? रिसीव कर लेगा। रिसीव करके उसके बाद डायरेक्ट आगे बढ़ा दिया सीएनएस के पास। सीएनएस के पास ऑलरेडी, तुम्हारे ब्रेन के पास ऑलरेडी ये सेंसेशंस है, वो स्टोर हाउस है, उसको पता है कि अच्छा ये वाला सुगंध अच्छा है, तो वो फिर सिग्नल वापस से नाक के पास भेजेगा और तुमको लगेगा आह क्या सुगंध। वही कोई छोड़ दिया कहीं पे और तुरंत आएगा, तुरंत सिग्नल आएगा फटाक से, तुम्हारे ब्रेन जो होगा समझ जाएगा। अरे समझ आ रहा है? हाँ, चलिए ठीक है, लिखवा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, पहले टेस्ट के लिए हम दो तीन नाम बता देते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं गस्टाटोरी एपिथेलियम। गस्टाटोरी एपिथेलियम ये होता है टेस्ट के लिए टंग में, ठीक है, टेस्ट के लिए। एक को हम लोग बोले स्निडेरियन मेम्ब्रेन, स्निडेरियन मेम्ब्रेन ये होता है स्मेल के लिए, स्मेल के लिए, ठीक है। और भी होता है, जैसे कि कान में भी होता है तुम्हारा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, कान का पर्दा, उसमें भी इस टाइप का पाया जाता है, ठीक है। स्किन में भी पाया जाता है, लेकिन ये दो से क्वेश्चन आया है एक बार, इसलिए हम बता दिए। चलिए छापिए जल्दी जल्दी। छोटी पानी पिला, पानी नहीं है, जूठा है, तेरा भी जूठा है।
पानी दिया नहीं। हम्म, हाँ ये एपिथेलियम मेम्ब्रेन बस नाम के लिए बोले हैं, जैसे कि कान में बोले ना टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, मतलब स्ट्रक्चर वैसा ही होगा, नर्व वर्व निकले, बस नाम अलग अलग जगह अलग अलग है। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं स्निडेरियल एपिथेलियम, कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन जनरली स्निडेरियन मेम्ब्रेन का ही जिक्र होता है। अरे समझ आया, लिखिए जल्दी। और बताओ क्या हाल चाल है? सब सही चल रहा है? अब सब सब्जेक्ट का वार हो रहा है तुम लोग पे, धर 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 करके, इधर से फिजिक्स, इधर से केमिस्ट्री, इधर से बॉटनी। हाँ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं। आज आप लोग का जूलॉजी का तो इस हफ्ते का लास्ट ही है ना, उसके बाद आएंगे बॉटनी वाले सर। अरे इतना छितरा के क्यों बैठे हो यार, इधर उधर एक दो दो, दो आखिर तक तेरे को दिख भी रहा है छोटी। हाँ, और मौसम कैसा है उधर? सब ठीक है ना? इधर आ जा, उसको तू आगे आ जा बाबू, तू इधर चल जा, तू आगे आ जा। बेंच क्यों ऑक्यूपाई किया हो, चल आ जा, आ जा, तुम दोनों आगे आ जाओ। और जो लास्ट में बैठी है छोटी, आगे आ जा यहाँ पे। उतना दूर से क्या कर रही है, आजा आजा आगे आ जा। अरे कोई बात नहीं, तो यहाँ आ जाना, सामने से और दिखेगा। आजा आजा, जिसको आना है आ जाओ। और तुम दोनों लास्ट में यहाँ आइए, सामने जगह है, काहे पीछे बैठे हैं? फिर से ड्रॉप लेने का मन है क्या? नहीं ना, तो फिर बन जाओ इसी बार डॉक्टर। नहीं दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? अरे दिखेगा, चलना। हाँ, दिखे। तू वहां बैठ जा, वहीं बैठ जा, उसको नहीं दिखेगा, नहीं तो वहीं बैठ जा, यहाँ बैठ जा। ठीक है, आराम से बैठो यार, क्या तुम। हो गया, आगे बढ़े जी, आगे बढ़े ना। चलिए, चलिए अब ना सेल जंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सेल जंक्शन के बारे में उतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सेल जंक्शंस होता है, इसको हम लोग तीन टाइप में बांटते हैं। सेल जंक्शंस को हम लोग तीन टाइप में बांटते हैं। सबसे पहले जंक्शन का नाम है टाइट जंक्शन। सबसे पहले जंक्शन का नाम है टाइट जंक्शन, नाम से पता चल रहा है टाइट जंक्शन। दो सेल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा, वैसे भी नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है ना। तो दो सेल्स एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाएगा कि वो क्या करेगा, उसके थ्रू, उन सेल्स के थ्रू कोई भी लीकेज, कोई भी पैसेज होने से रोक देगा। ठीक है, तो लीकेज रोकने के लिए, जो कोई भी पैसेज रोकने के लिए जो जंक्शन है, उसको हम लोग क्या नाम दिए, टाइट जंक्शन। अरे तो बेसिक है, समझ आ रहा है? ठीक। अब जो स्पेसेस है, वो स्पेसेस के थ्रू अगर एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना है, एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट करना है तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक्सटेंशन बना लेगा और कम्युनिकेट कर लेगा। सर कम्युनिकेट किसके थ्रू करेगा, क्या क्या कम्युनिकेशन करेगा? हो सकता है ना कि दो सेल नजदीक हो, ऑस्मोलैरिटी डिफरेंस हो, तो आयंस का एक्सचेंज हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो सकता है, छोटे मॉलिक्यूल्स का भी एक्सचेंज हो सकता है, बड़े मॉलिक्यूल्स का भी एक्सचेंज हो सकता है। तो कम्युनिकेशन, जैसे ही तुम्हारे शब्द दिखा कम्युनिकेशन, आगे क्या मानना है, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन, दोनों के बीच में गैप है, आगे बढ़िए। और समझ आया? टाइट जंक्शन लीकेज रोकने के लिए, गैप जंक्शन कम्युनिकेशन करने के लिए, आयंस का और मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स छोटे भी हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड बिग मॉलिक्यूल्स। समझ आया? ठीक है, पहले ये दो लिखिए, उसके बाद हम एडहरिंग जंक्शन को और बताते हैं। देखिए बस इतना लिखिए, टाइट जंक्शन स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, और गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर by rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules। एनसीईआरटी की ही लाइन है।
लिख लिए? अब अरे जल्दी जल्दी, हो गया? चलिए, अरे अभी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखो ना, लिखते रहो तुम। देखो, एडहेरिंग जंक्शन जो है ये थोड़ा स्पेशल है, इसलिए हम तुमको थोड़ा सा पॉइंट बताएंगे। एडहेरिंग जंक्शंस कुछ नहीं है, ये भी वही समझ लो कि टाइट जंक्शन की तरह ही है। ये क्या काम करेगा, दो नेबरिंग सेल को ना एक दूसरे के नजदीक रखेगा, ठीक है। लेकिन एडहेरिंग जंक्शन का ही दूसरा नाम होता है बाबू, डेस्मोसोम्स। एडहेरिंग जंक्शंस का ही दूसरा नाम होता है डेस्मोसोम्स, ठीक है। एडरिंग जंक्शन ही, एडरिंग जंक्शन जो होता है एक सेल से दूसरे सेल का कम्युनिकेशन करना, यही टाइप का स्ट्रक्चर तुमको दिखता है प्लांट सेल में भी। वहां पे क्या होता है, प्लास्मोडेस्माटा, याद आ रहा है? प्लास्मोडेस्माटल कनेक्शन, कुछ याद आया? हाँ, पैरेन्काइमा, याद आया बॉटनी में? तो वहां पे प्लास्मोड, तो एडरिंग जंक्शन जो है ना, ये क्या करेगा, दो सेल्स को एक दूसरे के नजदीक रखेगा, ठीक है, नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे के नजदीक रखेगा। अब अगर एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना है, एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना है, तो कुछ नहीं होगा, इसमें एक स्पेशलाइज्ड टाइप का प्रोटीन होता है, एक सेल में एक स्पेशलाइज्ड टाइप का प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं टोनोफिब्रिल। क्या नाम देते हैं, टोनोफिब्रिल। वो प्रोटीन्स के मदद से ही कम्युनिकेशन होगा, वो प्रोटीन्स की मदद से ही कम्युनिकेशन होगा, नाइबरिंग सेल्स रहेगा और वो प्रोटीन्स की मदद से अपना एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन करना है, यानी प्रोटीन जो वो टोनोफिब्रिल है, वो समझ लो कि ऑटो की तरह काम करता है, जो उस पर लोड करना है लोड कर लिया, उसके बाद बगल वाले सेल के पास जाके वहां पे छोड़ दी। इसलिए नाइबरिंग सेल्स को साथ रखना, ये स्टेटमेंट लिखा है। एनसीईआरटी तो बस इतना लिख के चल गया, फॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल्स टुगेदर, तो साथ रहेगा तो कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन होगा ना जी। तो कम्युनिकेशन अगर रखना है तो इसके कौन से प्रोटीन की मदद से होता है, टोनोफिब्रिल करके एक प्रोटीन की मदद से होता है, इसी का दूसरा नाम होता है डेस्मोसोम्स। प्लांट में यही जाके बन जाता है तुम्हारा प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। उसके बाद सर एक इंटरडिजिटेशन है। इंटरडिजिटेशन का मतलब कुछ नहीं, देखो डिजिट का मतलब होता है बायो में उंगली, होता है ना, डिजिट्स का मतलब होता है बायो में उंगली। तो इंटरडिजिटेशन का मतलब क्या हुआ, इस टाइप का स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जब एक सेल से प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि दूसरे सेल में वो अटैच हो सके, एक सेल से प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि दूसरे सेल से वो अटैच हो सके, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। ये टर्म तो सुने होंगे, इंटरडिजिटेशन। सर कहाँ सुने हैं, याद करो, सुने हो ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सुने हो, ट्रोफोब्लास्ट कैसे इस टाइप का निकला हुआ रहता है ना स्ट्रक्चर, जो जाके एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट कर जाता है। अरे हाँ कि ना बोल, होता है ना, तो वो क्या है, इंटरडिजिटेशन। समझ आया, सेल से जब निकला है, या पॉइंट याद रखना, सेल से जब एक्सटेंशन निकला है, बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है, सर टिश्यू से भी निकला है, क्या ये इंटरडिजिटेशन में आएगा? नहीं, जब एक सेल से डिजिट लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकला है विच हेल्प इट टू अटैच टू अदर सेल, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। बेस्ट एग्जांपल वही है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। चलिए इसमें हम लिख देते हैं इंटरडिजिटेशन में, फिंगर लाइक projections arising from a single cell helping it to, बोर्ड कुछ ज्यादा नीचे नहीं है या फिर हम ज्यादा लंबे हैं, helping it to attach with other cell, तो ऐसे ही एक्सरसाइज करवा देता मेरा। चलिए, हम लोग नोएडा में थे ना, तो नोएडा में इसको उठाने का ये तरीका होता था, तो हम क्लास में जाते थे तो इसको ऐसे उठा देते, नोएडा में वो शिफ्टिंग वाला।
ठीक है। तो सेल जंक्शंस में क्या क्या याद रखना है सर? टाइट जंक्शन लीकेज रोकना, गैप जंक्शन कम्युनिकेशन, एडरिंग जंक्शन डेस्मोसोम्स नाइबरिंग सेल्स को टुगेदर रखना, और इसमें प्रोटीन होगा, प्रोटीन का नाम क्या है सर? प्रोटीन का नाम है टोनोफिब्रिल। एक सेल में क्या होगा? प्रोटीन, जिसका नाम है टोनोफिब्रिल। बस ये नाम याद रखना है, टोनोफिब्रिल। क्योंकि एक बार हम देखे 1997 में क्वेश्चन था, तो यार जब हम पढ़ा रहे हैं ना, उससे तुम्हारा जन्म से पहले का भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 1990 का भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, बन जाए टोनोफिब्रिल, ठीक। तो ये एडरिंग जंक्शन है, वो टोनोफिब्रिल की मदद से कम्युनिकेशन करता है। और इंटरडिजिटेशन, वाह वाह, आजा आजा, इतना लेट, बता तो इतना लेट हो गया। शुरुआत का 10 मिनट अब तेरे को रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है। टोनोफिब्रिल्स जो क्या करने में मदद करेगा? कम्युनिकेशन करने में मदद करेगा। और फाइनली इंटरडिजिटेशन, इंटरडिजिटेशन कुछ नहीं, डिजिट का मतलब हुआ फिंगर, तो ये क्या होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल सेल हेल्प्स इट इन अटैचमेंट टू अदर सेल। अरे समझ आया? अरे हाँ कि ना बोल यार। आज खा के नहीं आए हो तुम लोग, लगता है खा के नहीं आए हो ना? रोटी वोटी खा के आए हो? नहीं खा के? हम बोले थे ना कल ही खा के आने। अब बताओ तो कितना देर तक क्लास लगेगा? कुछ नहीं खा के आते हो? डाइटिंग पे हो? हाँ, खा पी के आया करो यार, इतना देर का क्लास रहता है। पेट में जब गुड़गुड़ होगा तो ध्यान कैसे लगेगा क्लास में? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बढ़े, हो गया ना सबका? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं नर्वस टिश्यू। फोन बजा, फोन बजा, किसका बजा? एक बार हम ऐसे ही क्लास में पढ़ा रहे थे, 2021 का बात है, ठीक है। तो उसमें एक बच्चा का ऐसे ही फोन बजा, ठीक है, और उसमें वो वरुण धवन का गाना नहीं है, तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर। हम यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग वो पढ़ा भी रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम उधर, तेरा ध्यान किधर है। हम पलट के देख रहे हैं, कौन है? बोले सर सर है सर, ठीक है। तो इन लोगों को तो अच्छा आईफोन वाला म्यूजिक बजा अभी, ठीक है। देखो नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू को हम लोग क्या बोले थे? नर्वस टिश्यू को हम लोग बोले थे कि किस टाइप का ओरिजिन था जी? एक्टोडर्मल ओरिजिन था। और इस पे तो हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसका बेसिक्स जो नर्वस टिश्यू का है वो यहाँ पे कवर कर लेंगे, ताकि हम जब वहाँ पे जब जाएंगे तो हल्का फुल्का वर्बली बताएंगे, समझाएंगे और निकल जाएंगे। उसके बाद मेन उसका जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसका बेसिक्स जो है नर्वस टिश्यू का, वो यहीं पे कवर कर लेते। तो देखिए नर्वस टिश्यू को जब हम बोलते हैं तो नर्वस टिश्यू का दो कंपोनेंट होता है। दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का नाम होता है सर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू क्या होता है? न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। ये क्या है सर? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। ठीक है। अब ये न्यूरॉन को जो सपोर्ट करता है, न्यूरॉन को सपोर्टिंग सेल्स को हम लोग नाम देते हैं सर न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स को हम लोग नाम देते हैं न्यूरोग्लिया। इस पे आएंगे, पहले न्यूरॉन को हल्का सा हम लोग समझते हैं। बहुत कुछ आप लोग पढ़ के भी आए होंगे, 10th में भी पढ़े हो बेसिक्स, तो वो मतलब उसके बारे में बात करते हैं। देखो न्यूरॉन को अगर हम स्ट्रक्चर को बताएं तो न्यूरॉन को स्ट्रक्चर को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। स्ट्रक्चर को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। हर एक सेल होगा, सेल तो एक सिंगल सेल का टाइप जैसे होगा वो होगा, तो न्यूरॉन भी तो एक सेल ही है। तो इसको भी स्ट्रक्चर को जब दो पार्ट में बांटे तो बोले कि एक होगा इसका कंपोनेंट सेल बॉडी। जो इसका मेन सेल का बॉडी होगा वो होगा सेल बॉडी। ठीक है। अब बायोलॉजी में एक चीज होता है एक्सटेंशंस के लिए, एक्सटेंशंस के लिए बायोलॉजी टू बी प्रिसाइज जूलॉजी के लिए एक्सटेंशंस जब बोलते हैं तो उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं प्रोसेस। जहां पे भी एक्सटेंशंस होता है ना,
उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोसेस। जैसे हमारे हड्डी में भी होता है एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, यहाँ स्कैपुला क्लाविकुला जो बोलते हैं ना ब्यूटी बोन जो मॉडल्स में होता है, ठीक है, वहां पे भी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो प्रोसेस का जहां भी आया मतलब प्रोसेस का मतलब हुआ एक्सटेंशन, भाई समझ आया, एक्सटेंशन, ठीक। तो सेल बॉडी होगा सर, एक नॉर्मल सेल का बॉडी होगा और उसमें से प्रोसेस निकला रहेगा, एक्सटेंशंस निकला रहेगा। ये प्रोसेस को हम लोग दो प्रकार में और बांटते हैं, एक प्रोसेस को हम लोग दो प्रकार में एक और बांटते हैं, एक प्रोसेस इसको बोलते हैं डेंड्रॉन और एक को बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है, नाम तो सुना ही हुआ होगा, ठीक है। लिखिएगा लिखिएगा, टाइम देंगे, पहले समझिए। देखिए उसके बाद देखिए, ये ड्राइंग तो देखा हुआ है ना, देखा हुआ है ना, ये क्या है, एक न्यूरॉन है, ये क्या है, एक न्यूरॉन है, ठीक। देखिए तो इसका दिख रहे हैं, एक मेन सेल का बॉडी क्या है, ये है ना, जो मेन सेल बॉडी है वो ये है, और इसके थ्रू ये जो है इसके थ्रू एक्सटेंशन निकला हुआ है इधर की तरफ, और यहीं से एक्सटेंशन निकला हुआ है इधर की तरफ, है ना जी। देखो मेन सेल बॉडी ये हुआ, एक्सटेंशन निकला हुआ है ना इधर इधर इधर, और इधर की तरफ एक और एक्सटेंशन निकला हुआ है ना, हाँ। तो मेन सेल बॉडी यही है। अब देखिए सर, सेल बॉडी का ही दूसरी को और एक नाम देते हैं हम लोग सोमा, सोमा, ठीक है। एक और नाम देते हैं पेरिकेरियन, पेरिकेरियन, ठीक है, सेल बॉडी को। अब तुम देखो इधर ध्यान से, इधर ये एक नर्व फाइबर है, इधर एक और नर्व फाइबर होगा, ऊपर की तरफ नर्व फाइबर एक और होगा। तो वो नर्व फाइबर से सिग्नल आएगा, वो नर्व फाइबर से जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो उस ऊपर वाले से जो नर्व फाइबर है उससे सिग्नल आएगा। तो जो सिग्नल को रिसीव किया वो कौन है, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स हम वहां लिखे सिंगुलर फॉर्म में, उसी का एक मल्टीपल प्लूरल फॉर्म हो गया डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या किया, ये सिग्नल्स को यहाँ पे रिसीव किया, ठीक है, रिसीव किया, और सिग्नल को रिसीव करके सेल बॉडी की तरफ किया ना, सेल बॉडी इधर था, सेल बॉडी की तरफ भेजा ना, हाँ। तो ये अगर सेल बॉडी को सर्कल मान लो, सेंटर मान लो, तो सेंटर की तरफ भेजा, सेंट्रल के तरफ भेजा, तो इस टाइप का कंडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर की तरफ, यानी सेंट्रीपिटल कंडक्शन। अरे हाँ कि ना बोले यार, सेंट्रीपिटल यही होता है ना, सेंटर की तरफ, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल कंडक्शन। उसके बाद ये कंडक्शन या सेल बॉडी रिसीव किया, उसके बाद ये कंडक्शन को आगे भेज दिया। तो आगे जो ये आगे भेजा, आगे भेजा किसके मदद से, एक्सॉन की मदद से। तो ये क्या कर रहा है, सेंटर से दूर कंडक्शन कर रहा है ना, सेंटर से दूर कंडक्शन कर रहा है। तो एक्सॉन क्या है, एक्सॉन करता है सेंटर से दूर को क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। तो एक्सॉन क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। अरे समझ आया, हाँ चलिए। तो ये हुआ डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स क्या किया, ये किया सेंट्रीपिटल कंडक्ट, रिसीव सिग्नल्स। पहले तो ये इसका फंक्शन क्या हुआ, रिसीव सिग्नल्स, और उसके बाद हुआ सेंट्रीपिटल कंडक्शन, पिटल कंडक्शन। उसके बाद ये आया एक्सॉन, एक्सॉन इसको आगे बढ़ाया सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। ड्राइंग बना के लिखिएगा, टाइम देंगे, अभी हम लिख दे रहे हैं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद पूरा सफिशिएंट टाइम देंगे। देखिए उसके बाद देखो, अब हमको एक बात बताओ, न्यूरॉन्स जो होता है उनके पास डिवीजन का कैपेसिटी होता है क्या, नहीं होता है। हम तुमको उसी वक्त बताए थे, नर्वस टिश्यू के पास रीजनरेशन कैपेसिटी लिस्ट होता है, सबसे कम होता है। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, बस नर्वस टिश्यू के पास सेंट्रियोल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नर्वस टिश्यू को बोले, नर्वस टिश्यू लैक रीजनरेशन कैपेसिटी, ये प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, ठीक है, रीजनरेशन कैपेसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। सर सेंट्रियोल क्या करता है सर, अरे याद करो, माइटोसिस याद आ रहा है कुछ,
याद आ रहा है क्या हो रहा था? पमाट हो रहा था। पमाट क्या बोल दिए सर? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पमाट। ठीक है, सीक्वेंस। प्रोफेज में क्या हो रहा था? जितना सारा सेलुलर ऑर्गेनेल्स था सब गायब हो जा रहा था ना, जितना सारा सेलुलर ऑर्गेनेल्स था सब गायब हो जा रहा था। जो न्यूक्लियस के अंदर क्या था? क्रोमाटिन था ना, क्रोमाटिन कंडेंस होके क्या बन जा रहा था? क्रोमोसोम बन जा रहा था ना, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जा रहा था ना। अरे हाँ कि ना बोल। उसके बाद मेटाफेज में क्या हो रहा था? जितना क्रोमाटिन क्रोमोसोम बना है सब अपने आप को एकदम बोलते हैं तकलिया अरेंज करो, तो एकदम इक्वेटर है। अगर ये क्या बोलते हैं अर्थ है, तो अर्थ का ये बीच वाला लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो इक्वेटर उसके बीच वाले लाइन में क्या कर ले था? अलाइन कर ले रहा था। तो और उसी बोल रहे थे कि सारा क्रोमोसोम्स जब एक साथ लाइन में अलाइन हो जा रहा था, उसी को बोल रहे थे हम लोग मेटाफेज प्लेट, और उसी को बोल रहे थे हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट। अरे हाँ कि ना बोल यार, बोल रहे थे ना। उसके बाद सेंट्रियोल्स जो था उनका भी डुप्लीकेशन हो गया रहता है एस फेज में। सेंट्रियोल्स चल जा रहा था, एक सेंट्रियोल चल जा रहा था ऊपर, एक सेंट्रियोल चल जा रहा था नीचे, एक जिसको हम लोग बोलते हैं पोल्स की तरफ चल जा रहा है। यदि अर्थ की तरफ है तो ये हुआ इक्वेटर, एक सेंट्रियोल चला गया नॉर्थ पोल में, एक सेंट्रियोल चला गया साउथ पोल में। ठीक है, और उसके बाद इधर इधर से निकला हुआ था नर्व फाइबर्स, सॉरी सिंपल प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रल और एम्फी एस्ट्रल। अब देखिए जितना सारा क्रोमोसोम्स था, जितना सारा क्रोमोसोम्स था उसके बीच बीच में फाइबर्स आया, और सबसे निकला हुआ था फाइबर्स, एनेस्ट्रल फाइबर्स। जितना सारा क्रोमोसोम्स के बीच में जो फाइबर्स आया वो क्या किया? वो किया इसको पुश, और इधर से किया पुल, पुश पुल मैकेनिज्म। तो इस टाइप का जो क्रोमाटिड था 4 शेप का, वो बीच से हो गया टूट, और फिर लास्ट में हुआ टीलोफेज, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स प्रोफेज, जिसमें जो प्रोफेज में हुआ था वो आपस से हो गया। फिर फाइनली साइटोकाइनेसिस 1 से 2 बन गया। यही था माइटोसिस। अरे हाँ कि ना बोल, यही पढ़ाएंगे बॉटनी वाले सर सेल डिवीजन। ठीक है, वहां पे डिवीजन में बताएंगे। हम यहाँ पे सेंट्रियोल बताएं इसलिए तुमको हल्का बेसिक्स दिया ताकि तुम कनेक्ट कर सको। ठीक है, तो लैक और रीजनरेशन कैपेसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। चलिए और समझिए, देखिए। ओके सर, अब तुम देखो ये जो छोटा क्या बोलते हैं ऑरेंज पार्टिकल है, ऑरेंज पार्टिकल है, वो यहीं तक दिख रहा है ना जी, ऊपर वाले पार्ट तक दिख रहा है ना, उसके बाद वाला पार्ट में दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है, ऊपर ही तक दिख रहा है सर, ऊपर वाले पार्ट के बाद नहीं दिख रहा है। तो जहां तक ये दिख रहा है, ये सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में दिखता है, जहां तक ये दिख रहा है वहीं तक है तुम्हारे सेल बॉडी। जहां से ये दिखना बंद हो गया वहां से एक्सॉन शुरू हो गया, एक्सॉन शुरू हो गया, और उस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं, जहां से एक्सॉन शुरू हुआ उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक यानी एक्सॉन हिलॉक से पहले तक ये छोटा पार्टिकल है ना, वो प्रेजेंट है, ऑरेंज क्यूट पार्टिकल्स, और उसके नीचे फिर ये नहीं है, जिसको बोले हम लोग एक्सॉन हिलॉक। अरे समझ आया सर? अब ये छोटा पार्टिकल सर है क्या सर? तो देखिए ये इसका हम लोग क्या बोले, छोटा पार्टिकल, ये क्या है? ये है नीजल्स ग्रैनुअल। ये क्या है? नीजल्स ग्रैनुअल। सर ये नीजल्स ग्रैनुअल क्या है सर? ये कुछ नहीं है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा कलर लेते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लस राइबोसोम्स के मिक्सचर से बना हुआ है, मेड अप ऑफ RER प्लस राइबोसोम्स। RER प्लस राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या है जी? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल है ना, सेल में क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा ना, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो खुरदुरा हो जाता है ना, इसी के कारण उसको रफ बोलते हैं ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स मिलके बनाता है नीजल्स ग्रैनुअल। ये पार्टिकल सिर्फ सेल बॉडी वाले पार्ट में प्रेजेंट है, उसके नीचे नहीं प्रेजेंट है, उसके नीचे नहीं प्रेजेंट है, यानी एक्सॉन वाले पार्ट में नहीं प्रेजेंट है। यानी कि एक्सॉन जहां से शुरू हुआ उसको हम लोग नाम दिए एक्सॉन हिलॉक। अरे समझ आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोले कि सर ये देखिए ये तो न्यूक्लियस है, ये क्या करिए यहां से सिग्नल को नर्व फाइबर क्या किया? डिटेक्ट किया, डेंड्रॉन्स डिटेक्ट करके सेंट्रीपिटल कंडक्शन करके इधर किया, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन करके एक्सॉन। तो समझिए
ये जो सिग्नल जब ट्रांसफर हो रहा है, ये सिग्नल जब ट्रांसफर हो रहा है तो ये सिग्नल या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, नर्व फाइबर्स जब ट्रांसमिट करता है तो समझ लो अभी कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह ट्रांसमिट करता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरफ ट्रांसमिट करता है यानी समझ लो इलेक्ट्रिक वायर जैसे यहाँ पे फ्लो है ना, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, उसी के थ्रू ट्रांसमिट करता है। इलेक्ट्रिक वायर है सर, अब हम ये इलेक्ट्रिक वायर को छुए, करंट लगा क्या? हमको नहीं लगा। इलेक्ट्रिक वायर को छुए, करंट लगा? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक शीट चढ़ा हुआ है ना, प्लास्टिक शीट चढ़ा हुआ है। वैसे ही ये जो एक्सॉन्स है उसके ऊपर प्लास्टिक शीट का कवरिंग है, मतलब समझ लो इंसुलेटिंग। प्लास्टिक क्या है? यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल है ना। वैसे ही ये जब कंडक्शन कर रहा है उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल, एक शीट कवर हुआ है जिसको हम लोग नाम दिए माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या है सर? माइलिन शीट एक्ट एज इंसुलेटिंग मटेरियल। अरे समझ आया जी? कभी नहीं भूलेगा ना, अब भूल गया तो अब देखना। अब देखिए ये माइलिन शीट बना कौन रहा है सर? तो अगर ये नर्व फाइबर पीएनएस का है, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी नर्व्स में है, नर्व्स में है, ये नर्व्स में है, तो नर्व्स जो निकाल के जा रहा है वो पीएनएस में ये माइलिन शीट का सिंथेसिस कर रहा है। इसके अंदर ये छोटा छोटा काला काला पार्टिकल दिख रहा है ना, वो करवा रहा है, उसको हम लोग बोले श्वान सेल्स। सिर्फ नर्व्स में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीट का सिंथेसिस करा रहा है उसको बोले हम लोग श्वान सेल्स। ब्रेन में ये और या स्पाइनल कॉर्ड, वो किसका पार्ट आ जाता है? सीएनएस का पार्ट आ जाता है ना, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो वहां पे माइलिन शीट कोई और बनाएगा जिसको हम लोग न्यूरोग्लिया में पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम लोग न्यूरोग्लिया पढ़ेंगे। जो नर्व्स निकल रहा है, जो बॉडीज में नर्व फाइबर्स है, उसमें जो माइलिन शीट का सिंथेसिस कर रहा है उसको हम लोग नाम दिए श्वान सेल्स। श्वान सेल्स हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीट। अरे समझ आया? अरे हाँ कि ना बोल यार। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब जो ये नर्व फाइबर जो ये कंडक्शन कर रहा है, तो ये माइलिन शीट का कंडक्शन जो ये जो इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्शन हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा है? देखो तुम ध्यान से देखो, जहां जहां ये माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, जहां जहां ये माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, जहां जहां ये माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, उस जगह को हम लोग नाम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। हम बोलते हैं उसको नोड ऑफ रणबीर, हाँ ठीक है, रणबीर सिंह वाला नोड ऑफ रैनवियर। तो तुमको बस इतना ही याद रखना है, जब पॉइंट जहां पे माइलिन शीट नहीं है उसको हम लोग बोले नोड ऑफ रणबीर, ठीक है, रणबीर याद रखो, अच्छे से याद रहेगा। नोड ऑफ रैनवियर, यहाँ पे माइलिन शीट नहीं है, द पॉइंट वेयर माइलिन शीट इज नॉट प्रेजेंट, माइलिन शीट एब्सेंट। तो सर यहाँ पे माइलिन शीट नहीं है तो वहां से तो करंट का कंडक्शन आराम से हो जाएगा ना? जी बिल्कुल। तो इसी के कारण यहाँ से यदि जब कंडक्शंस करता है तो कैसे कंडक्शन होता है पता है? इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, यानी माइलिन शीट से माइलिन शीट, सॉरी नोड ऑफ रैनबियर से नोड ऑफ रैनबियर, नोड ऑफ रैनबियर से नोड ऑफ रैनबियर, इस टाइप का कंडक्शन होता है। और इस टाइप का कंडक्शन को हम लोग नाम देते हैं सॉल्टाटरी कंडक्शन, सॉल्टाटरी कंडक्शन। देखिए, जब दो नर्व फाइबर एक दूसरे के बहुत करीब है, ठीक है, एक दूसरे के करीब है, तो जो सिग्नल कंडक्शन होने लगा, जो सिग्नल कंडक्शन होने लगा, तो समझ लो कि नॉर्मल जैसे इलेक्ट्रिक करंट का सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है ना, वैसे ही सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है। जब दो नर्व फाइबर एक दूसरे के करीब है तो नॉर्मल जैसे समझ लो एक ही तार है और इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रहा है। जब दो नर्व फाइबर एक दूसरे से दूर है, थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा बीच में स्पेस है, तब इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं होगा। तब क्या होगा कि इसके एंड से कुछ केमिकल्स निकलेगा और वो केमिकल्स जाके इस नर्व फाइबर में सिग्नल को पहुंचाएगा। तो उसको हम लोग अब समझते हैं। देखिए, जहां पे एक्सॉन खत्म हो रहा है, जहां पे एक्सॉन खत्म हो रहा है उसको हम लोग पॉइंट को नाम दिए एक्सॉन टर्मिनल। क्या नाम दिए? एक्सॉन टर्मिनल।
देखो टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट मतलब होता है ना खत्म हो जाना, तो जहां पे एक्सॉन खत्म हो गया उसको हम लोग बोले एक्सॉन टर्मिनल। इसी का दूसरा नाम होता है सर, इसी का दूसरा नाम एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, कहाँ लिखे एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ पे हम लेवलिंग करके लिख दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया, एक्सॉन टर्मिनल्स को ही बोलते हैं टीलोडेंड्रिया, यानी खत्म हो जा रहा है। ठीक है, अब जहां पे ये क्लास, जैसे ये क्लास है, ये क्लास खत्म कहां हो रहा है, गेट पे खत्म हो रहा है ना, गेट पे। तो ये गेट पे जहां ये क्लास खत्म हो रहा है, यहां से हम गेट से जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे तो ये ऐसे कुंडी है, लेकिन जनरली क्या होता है, दरवाजा के पास क्या होता है, नॉब होता है ना, नॉब होता है ना, नॉब को घुमाए गेट खुला बाहर निकल गए, अरे हाँ कि ना बोल, होता है ना। तो जहां पे एक्सॉन टर्मिनल खत्म हो रहा है वहां पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग नाम दिए सिनैप्टिक नोब। ठीक है, नोब लाइक, नोब मतलब हुआ फुला हुआ, तो सिनैप्टिक नोब प्रेजेंट है। सर ये सिनैप्टिक नोब क्या करता है, ये सिनैप्टिक नोब के अंदर, ये सिनैप्टिक नोब के अंदर वो केमिकल्स होता है जिसका हम जिक्र किए, और वो केमिकल्स का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। जब एक नर्व फाइबर दूसरे नर्व फाइबर से दूर है तो क्या करेगा, उसके सिनैप्टिक नोब से ये केमिकल निकलेगा जिसको हम लोग बोले न्यूरोट्रांसमीटर। वो सिग्नल को लेकर न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे नर्व फाइबर के पास गया और वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल रिसीव कर लिया। अरे समझ आया। जब बहुत नजदीक है, कितना नजदीक है वो भी जानना है, वो भी जानो। दो नर्व फाइबर जब एक दूसरे से इतना नजदीक है, एज इफ 2 नैनोमीटर के नजदीक है, 2 नैनोमीटर तक है डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जिसको हम लोग नाम क्या दिए, सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक, जब 2 नैनोमीटर से ज्यादा, यहां समझ लो 20 नैनोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है, 20 नैनोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया, अब तो करंट पास करेगा नहीं, तो क्या करेगा, इसका जो एंड है यानी एक्सॉन टर्मिनल के पास सिनैप्टिक नॉब है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो ये केमिकल सिग्नल को लेगा, इससे निकलेगा न्यूरोट्रांसमीटर, जाके इसके डेंड्राइट्स में फ्यूज हो जाएगा, और डेंड्राइट्स क्या किया, बोले ना, सिग्नल को रिसीव किया, रिसीव करके फिर वो आगे बढ़ाएगा। अरे समझ आया, अरे हाँ कि ना बोल यार, समझ आया ना। ठीक है, चलिए और बताते हैं इसके बारे में। अब देखिए इधर न्यूरोग्लिया, सर आप बोले न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल है, तो हम लोग न्यूरॉन को पूरा चित्री कर दिए, एक एक पॉइंट बता दिए, सब कुछ उसके अंदर सब कुछ। सर ये न्यूरोग्लिया क्या है, तो न्यूरोग्लिया क्या है, न्यूरॉन को जो सेल को जो सपोर्ट कर रहा है ना वो सेल्स है। इसका भी ना 3 प्रकार होता है जो जनरली तुमको याद रखना है। एक को बोले हम लोग ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एक को हम लोग बोले एस्ट्रोसाइट्स, और एक को बोले हम लोग माइक्रोग्लियोसाइट्स। सर ये क्या क्या बता दिए, साइट साइट, देखिए साइट का मतलब होता है सेल्स, तो न्यूरॉन को जो सपोर्टिंग सेल्स होता है ना उनका 3 नाम होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट। सर ये क्या करता है, अरे पहले सुन लो उसके बाद लिखना, टाइम देंगे। देखो देखो अभी हम क्या बताएं, अभी हम क्या बताएं कि यहां पे जो माइलिन शीथ का सिंथेसिस कर रहा है उसका नाम क्या दिए, श्वान सेल्स, यानी पीएनएस में जो सिंथेसिस कर रहा है उसको हम लोग बोले श्वान सेल्स। जो सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ का सिंथेसिस कर रहा है उसको हम लोग नाम दिए ओलिगोडेंड्रोसाइट। अरे समझ आया, तो ये क्या करेगा, माइलिन शीथ का सिंथेसिस करेगा, माइलिन शीथ सिंथेसिस इन सीएनएस। एस्ट्रोसाइट क्या करेगा, अब ब्रेन में ये सिग्नल को लेके जाएगा, तो ब्रेन में नर्व फाइबर्स तो है ही, नर्व फाइबर्स है प्लस खून भी है, खून का सप्लाई तो हो ही रहा है, लेकिन टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। ब्लड, जितना ब्रेन को ब्लड का रिक्वायरमेंट है उतना ही होना चाहिए, उससे भी ज्यादा खून नहीं होना चाहिए, और ज्यादा खून होने लगेगा तो वो क्या करेगा,
जो नर्व फाइबर्स का कंडक्शन है उसका प्रोसेस में इंटरफेयर करने लगेगा ना, बोलते हैं ना दिमाग में खून बढ़ गया है तो प्रॉब्लम होने लगता है, बोलते तो ब्रेन हैमरेज हो गया है ना, वही। तो ये एस्ट्रोसाइट्स क्या होता है, ये ब्रेन में क्या करता है, ब्रेन में ब्लड बैरियर की तरह काम करता है। तो एस्ट्रोसाइट्स एक्ट एज ब्रेन ब्लड बैरियर ताकि सिग्नल कंडक्शन प्रॉपर हो सके। ठीक है सर, माइक्रोग्लियोसाइट्स क्या है? माइक्रोग्लियोसाइट्स स्कैवेंजर सेल्स जो तुम्हारे सीएनएस में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है स्कैवेंजर सेल। स्कैवेंजर सेल का मतलब क्या हुआ, वो सेल जो मतलब जो खराब सेल्स हो गया है, जो अनयूज सेल है, जिनका जरूरत नहीं है, उसको फैगोसाइटोसिस करके अंदर ले लेगा। इसको हम लोग बोले माइक्रोग्लियोसाइट्स। वो जो अनरिटेन्ड जो नॉन रियूजेबल सेल्स है जिसका जरूरत नहीं है, उसको फैगोसाइटोसिस करके ले लेगा, इसी को हम लोग बोले माइक्रोग्लियोसाइट। इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग पढ़ेंगे मैक्रोफेज, तो मैक्रोफेज को हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजर सेल। ठीक है, और यही मैक्रोफेज का डिफरेंट जगह जगह पे डिफरेंट मॉडिफिकेशन होता है, और वहां पे जाके डिफरेंट ऑर्गन्स में वो स्कैवेंजर की तरह काम करता है। जैसे ब्रेन में मैक्रोफेज ही हुआ जो ये स्कैवेंजिंग का प्रॉपर्टी कर रहा है, उसको हम लोग नाम दिया माइक्रोग्लियोसाइट। लीवर में एक सेल होता है जिसका नाम तुम लोग सुने होगे, कफर सेल, सुने हो? वो भी क्या कर रहा है, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, स्प्लिन में एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलर सेल्स, वो भी यही काम कर रहा है। लंग्स में एक और सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डस्ट सेल, वो भी फैगोसाइटोसिस कर रहा है। यानी कि अनयूज्ड जो सेल वगैरह है उसको क्या कर रहा है, डिकम्पोज करके खा ले रहा है, उसको खत्म कर रहा है, ताकि ब्रेन जो है फ्रेश रहे, उसका फंक्शंस हिंडर ना करे। तो माइक्रोग्लियोसाइट क्या है, स्कैवेंजर सेल। अरे समझ आया जी? अरे हाँ कि ना बोल यार। चलिए चलिए छापिए, और कुछ बताना है देख लेते हैं एक बार। दर 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 एक्सॉन टर्मिनल निजल ग्रैनुल्स ना, बस आज अभी के लिए इतना ही। देखो ये न्यूरोट्रांसमीटर का भी ना दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर, और एक को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर। पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, ये जो सिग्नल कंडक्शन है ना, ये सिग्नल कंडक्शन एक से दूसरा, उसको फास्ट कर देता है। ठीक है, उसको फास्ट कर देता है। और नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, ये सिग्नल कंडक्शन को स्लो कर देता है। ठीक है, तो सिग्नल कंडक्शन को स्लो कर दे। और ये जितना तुम्हारे शरीर में मैकेनिज्म हो रहा है ना, तुम्हारा मूड हो रहा है, जो हो रहा है, ये सिग्नल कंडक्शन के कारण ही तो हो रहा है। हॉर्मोन्स और सिग्नल कंडक्शन, इसी के कारण तो तुम्हारे शरीर का जो मैकेनिज्म है वो हो रहा है। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर को हम अगर बांटे तो दो टाइप में और बांट देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर, नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर। पॉजिटिव का बेस्ट एग्जांपल है, सुने होगे तुम लोग, एसिटाइल कोलिन। अरे सुने हो? हाँ, एसिटाइल कोलिन। और नेगेटिव का बेस्ट एग्जांपल है गाबा। गाबा का मैदान ऑस्ट्रेलिया में, वो नहीं है गाबा, ये गाबा। ठीक है, जी एमिनो बुटायरिक एसिड होता है इसका फुल। और एक बता रहे हैं, एक एमिनो एसिड है जो बहुत सिंपलेस्ट है। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड का नाम पता है किसी को? सबसे सिंपल एमिनो एसिड ग्लाइसिन। सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन है? ग्लाइसिन। जानती हो, ग्लाइसिन भी नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर। इतना याद रखिए काफी, एसिटाइल को। चलिए छापिए। क्यों अच्छा लगा? हम यही बात बोलने हर बार आते हैं कि अगर आपको इस लेक्चर को अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ इसे किसी के पास पहुंचाओ जिसे इसे ज़रूरत है। कुछ बच्चों ने मैसेज किया है कि सर बायोमोलिक्यूल्स का नोट्स अपलोड कर दीजिए, कुछ ने बोला है 12th का नोट्स अपलोड कर देने। तो मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ कि हम पूरा कोशिश करेंगे। देखो मैं बोलते बोलते ना मैं होता नहीं है मेरे से, इसलिए हम ही निकलता है, क्योंकि हम बिहार से हैं, तो हम बिहार के टीचर हैं, तो हम ही निकलेगा। ठीक है, तो हम आपको ये बिल्कुल एश्योर करते हैं कि हम आप पूरा जूलॉजी का कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर डालने का कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम दो, धीरे धीरे करके पूरा टिश्यू हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, सब कुछ आएगा। अभी फिलहाल टिश्यू कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा जल्दी ही, फिर कॉकरोच करेंगे, फिर ब्रीथिंग एंड एक्शन, मतलब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में प्रवेश कर लेंगे, क्योंकि आप सब जो यार ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज़्यादा सवाल आता है।
2 सवाल तो 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी से आता है, और 7 सवाल आप जोड़ लो रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो 50 में से 29 सवाल इसी से आते हैं, ठीक है, नीट का बात कर रहा हूँ मैं। और ये आपके 11th का जो लोग स्कूल में है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के कारण पहले इसको खत्म करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स हम लोग उसके बाद करेंगे एंड में हम, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स का भी लेक्चर्स पूरा अपलोड कर देंगे, वो इनफैक्ट हम पढ़ा के डालेंगे, ठीक है, हम लाइव आके टैब पे पढ़ाएंगे और तब आपको और अच्छे से समझाएंगे। वीडियो वो कोई अभी तो फिलहाल पुराने लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं ना, उस वक्त हम लोग पढ़ के पढ़ा के डालेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा वीडियोस को लाइक कर रहे हो। आप प्लीज़ ऐसे ही करके थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।